नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, उत्तराखंड आपका सरकार पर बड़ा हमला। भू कानून के मुद्दे पर आपका राज्य सरकार पर हमला। सरकार ने जनता से किया है विश्वासघात। बीजेपी सरकार ने अपनी विदाई तय की है, आपने ये कहा है और जनता को उम्मीद थी कि सरकार भू कानून लाएगी। कमेटी बनाकर जनता को धोखा दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है। भू कानून को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ जनता को उम्मीद थी कि सरकार भू कानून लाएगी, लेकिन सरकार ने जनता के साथ में वादा खिलाफी की है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। भू कानून को लेकर उत्तराखंड की जनता को उम्मीद थी कि सरकार अंतिम सत्र में एक सशक्त भू कानून लाने का प्रयास करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमेटी बनाकर उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने का काम किया है। सरकार उत्तराखंड की भूमि की खुली लूट, खुली छूट के अपने तुगलकी फैसले पर कायम है, जबकि सरकार के पास अपने आपराधिक पश्चाताप का एक मौका था, लेकिन सरकार ने ऐसा न करके अपनी विदाई सुनिश्चित कर ली है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है सरकार को घेरने के लिए। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भू कानून को लेकर सरकार से सवाल किए गए हैं। देखिए, लगातार भू कानून को लेकर उत्तराखंड में ये सवाल हो रहे हैं कि एक सशक्त भू कानून बनाई, जिससे कि राज्य के बाहर का निवासी एक पैरामीटर तक ही उत्तराखंड में जमीन खरीद पाए, क्योंकि ये चतुर्थ विधानसभा का अंतिम सेशन था और इसके बाद अब विधानसभा का सत्र बहुत संभव नहीं है कि आयोजित किया जा सके। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने ये सरकार पर हमला किया है कि आप सत्र में कोई भी कानून नहीं लाए, क्योंकि नियम के तहत सरकार को पहले किसी भी नए कानून को कैबिनेट से पास कराना होता है और उसके बाद उसको विधानसभा के पटल पे रखना होता है और विधानसभा में उस पर चर्चा होती है और उसके बाद ही विधानसभा से वो पारित होता है और फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वो सशक्त कानून बनता है। लेकिन अगर आप सरकार लाती है तो उसको विधानसभा में लाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सरकार ने ये मौका चूका है और इस समय एक सशक्त कानून लाना चाहिए था। हालांकि चुनाव नजदीक है, इसलिए विपक्षी दल जो है वो सरकार पर किसी भी तरीके से हमला करते हैं और हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये मामला उठाया है, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक मामला है। तो ऐसे में सरकार को भी इसका जवाब देना होगा कि आखिरकार अगर कमेटी बनाई थी तो फिर क्यों इस बार कैबिनेट और कैबिनेट के बाद विधानसभा के पटल पर एक सशक्त भू कानून का अध्यादेश क्यों नहीं रखा गया। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते आगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर है। देवस्थानम मुद्दे पर आपका सरकार पर हमला। तीर्थ पुरोहितों से माफी मांगे सरकार। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है तीर्थ पुरोहितों के हक पर डाला है डाका। देवस्थानम बोर्ड पर क्या है आपराधिक फैसला वापस लिया है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से बड़ा हमला बोला गया है सरकार पर। आखिरकार बीजेपी की उत्तराखंड सरकार देवस्थानम बोर्ड के रूप में जो उन्होंने आपराधिक एक फैसला किया था उसको बदलने पर मजबूर हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी डिमांड करती है कि बीजेपी सरकार इस पूरे मुद्दे पर जनता से, हमारे पुंडा पुरोहित समाज से, हमारे हकूकधारियों से माफ़ी मांगे। और सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर भी लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया है देवस्थानम बोर्ड को लेकर। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा है, देवस्थानम बोर्ड के मामले में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ये साफ हो गया था कि सरकार इसको वापस लेने जा रही है। उसके बाद कैबिनेट से पास होने के बाद इसको विधानसभा के पटल पे रखा गया था और कल ये विधेयक वापस हो गया है। यानी अब देवस्थानम एक्ट राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और जो चारधाम क्षेत्र हैं उनमें बद्री केदार मंदिर समिति जो पुरानी व्यवस्था थी वो फिर से लागू हो जाएगी। क्योंकि 2 साल का वक्त लगा है, सरकार इसमें बहुत बैकफुट पर नजर आई। पहले एक कानून को लेके आती है, उसके बाद विरोध के बाद उसको वापस लिया जाता है। इसलिए विपक्षी दलों को इसमें
मौका दिखता है वो लगातार ये कहते हैं कि हम जो आवाज उठा रहे थे उसके चलते आपको ये वापस लेना पड़ा है। और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी का भी ये साफ कहना है कि आपको 2 साल बाद इस कानून को वापस लेना पड़ा, तो फिर इस कानून की आवश्यकता क्यों थी? और जिस वक्त आप लाए थे उस वक्त आपने इस पर चर्चा क्यों नहीं की? इस पर सभी पक्षों की राय क्यों नहीं ली? और इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने ये हमला भी किया है। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, शनिवार को उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। इस मौके पर सरकार ने सदन में कई विधेयक पास कराए। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक सरकार ने पास कराया। उत्तराखंड पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2021, आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक 2021, साथ ही उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थानम एवं निस्तारण विधेयक पास हुए हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तराखंड संशोधन विधेयक, उत्तराखंड लोक सेवा संशोधन विधेयक और उत्तराखंड सिविल विधि संशोधन विधेयक के अलावा उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी विकास एवं विनियमन पुनर्जीवित विधेयक 2021 सदन में पास हुए। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कोरोना की तीसरी लहर के आने से पहले राज्य में चाक चौबंद व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि विधायकों ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो धन उपलब्ध कराए हैं उसे खर्च किया जाए। प्रीतम सिंह ने कहा है कि मौजूदा समय में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत दयनीय है। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। राज्य में 351 नए डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है। फिलहाल 67 ऑक्सीजन प्लांट हैं, 22,420 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, 2,000 से ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 1400 वेंटिलेटर और 259 एम्बुलेंस चालू हालात में है। बंशीधर भगत ने कहा कि 152 पद सर्जिकल स्टाफ के लिए सृजित हैं। हल्द्वानी और ऋषिकेश में 500 आईसीयू बेड के अस्पताल उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सरकार सजग है और तैयार है। उत्तराखंड विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के मामले में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नियम 310 के तहत सदन में महंगाई के मुद्दे को चर्चा के लिए उठाया। हालांकि पीठ ने इसे नियम 58 के तहत सुनने के लिए मंजूर किया और इसके बाद सदन में विपक्ष के विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन में विशेषाधिकार हनन के नोटिस के तहत रोजगार को लेकर सरकार के आंकड़ों पर जमकर घेरा और इस पर पीठ से निश्चय देने की मांग की है। अभी यह मुद्दा सदन में चल ही रहा था कि सत्ता पक्ष के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सदन में अपने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाते हुए इस पर निर्णय पीठ से मांग की है। वहीं चैंपियन के बाद बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने भी विशेषाधिकार हनन का विषय उठाते हुए इस पर निर्णय की पीठ से अपील की है। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के विधायक भी इस मामले में सदन में मुखर हुए और सदन में हंगामा शुरू हो गया। तो मैं समझता हूं कि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को जो है तार तार किया जा रहा है और आज चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, वो एक मत थे कि यदि हमारा विशेषाधिकार हनन होगा तो हम अपनी पीड़ा का इजहार कहाँ करेंगे। ख़ास तौर से उत्तराखंड की विधानसभा के इतिहास में ये ब्लैक डे के रूप में, ब्लैक सैटरडे है आज, ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा, जहां ट्रेजरी बेंचेस के सदस्य, सत्ता पक्ष के सदस्य अगर अपनी बात को सुनवाने और मनवाने के लिए अगर वेल में आएंगे, सदन में व्यवधान पैदा करेंगे, तो ये काला अध्याय आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिखा गया। उस सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है। विशेषाधिकार हनन के जब भी जो प्रस्ताव आए होंगे उस पर पूर्व में पीठ ने जो सरकार को निर्देश दिए हैं उन पर भी कोई अमल आज तक नहीं किया गया। इससे ये साबित होता है कि वर्तमान सरकार का पीठ पर भी विश्वास नहीं है। देखिए, जहाँ तक माननीय उपाध्यक्ष जी ने बताया है, इस समिति गठित हुई है
उसके सदस्यों के नाम भी बताए हैं, लेकिन मामले रिफर शायद नहीं किए गए हैं। इस पर विपक्ष अड़ा हुआ है और हमारे लोग भी 2-3 लोगों ने अपनी बात कही है। और ये सदन है, विधायकों का सदन है, अपनी बात, अपने अधिकारों की बात इस कहने में कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपनी बात कहें और निर्णय माननीय पीठ को लेना है। जैसा निर्णय होगा वैसी कार्रवाई सरकार करेगी। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का विधानसभा के मुख्य गेट पर धरना दिया। हरीश रावत ने सरकार पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने और सीएम धामी को खनन प्रेमी होने का आरोप लगाया है। इसके अलावा सीएम कार्यालय से जारी लेटर को लेकर भी हरीश रावत सरकार पर लगातार हमलावर हैं। हरीश रावत स्कूटी से विधानसभा तक पहुंचे और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके और फिर मुख्य गेट पर ही अपना धरना शुरू कर दिया। हरीश रावत के साथ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस के विधायक भी सदन से बाहर निकलकर धरने में शामिल हो गए। अवैध खनन को रोकने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं। सीएम धामी ने कहा है कि उम्मीद है कि अवैध खनन को लेकर जीरो टॉलरेंस होगा और ऐसी कोई भी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने खनन मामले को लेकर सीएम धामी पर निशाना साधा है। कर्नल कोठियाल ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तराखंड की जनता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क पर कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इनके बजाय बढ़ते हुए खनन के ओवरलोड ट्रक को छुड़वाने में व्यस्त हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एसपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अखिलेश यादव यूपी के साथ साथ उत्तराखंड पर भी नजर बनाए हुए हैं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद कयासों का नया दौर शुरू हो गया। दरअसल किशोर उपाध्याय कई दिनों से कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उनके पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट को बर्खास्त किया गया है। पीआरओ के द्वारा एसपी बागेश्वर को लिखी गई चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। नंदन सिंह बिष्ट ने एसपी बागेश्वर को 3 ट्रकों के चालान निरस्त करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में उपनेता प्रतिपक्ष ने अपराध एवं कानून व्यवस्था के मामले पर सदन में चिट्ठी दिखाई थी और कहा था कि मुख्यमंत्री ऐसे ही कराते हैं अवैध खनन की गाड़ियों के चालान माफ, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उनके पीआरओ पर कार्रवाई की गई। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज है। सदन में कल एक चिट्ठी को लेकर हंगामा हुआ था। उपनेता प्रतिपक्ष मेरे साथ हैं। करण जी, कल आपने एक चिट्ठी का जिक्र किया था जो मुख्यमंत्री के पीआरओ के द्वारा लिखी गई थी और चालान निरस्त करने के लिए कहा था। इस मामले में अब उस पीआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, पीआरओ को सस्पेंड किया गया, ये ठीक है कि मुख्यमंत्री ने साहस दिखाया, लेकिन मेरा जो आरोप था कि खनन माफियाओं के साथ कहीं ना कहीं सरकार के तार जुड़े हुए हैं, उस बात को आज पुष्टि हुई है। क्योंकि एक तरफ जिस व्यक्ति के ट्रक पकड़े गए, वो उसमें से 2 ट्रक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके स्कूल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27 नवंबर को किया है। और पुख्ता इस बात से हुआ कि जिस टीआई मिस्टर राणा ने जो ये कार्रवाई की थी, जो इंस्पेक्टर ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, आज उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। अगर उसका अपराध है कि किसी खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना, उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट 1941 के द्वारा ओवरलोडिंग में ये चालान किया था, जिसमें खड़िया भरी पड़ी हुई थी। तो उस व्यक्ति को किस बिना पर किस वजह से लाइन हाजिर किया गया, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। अगर इसी तरीके से सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ा जाएगा, इस तरीके से अगर जो लोग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हैं उनका मनोबल तोड़ा जाएगा, तो फिर कैसे कैसे व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। ये मुख्यमंत्री कार्यालय से एसपी बागेश्वर को चालान निरस्त करने के मामले में भेजी गई चिट्ठी के मामले में मुख्यमंत्री के पीआरओ को हटाया गया है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी वो सही है। ऐसे में सरकार को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। सीएम को तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी मौखिक आदेश दे रहे हैं तो
पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। अगर सरकार में जरा सी नैतिकता है तो सरकार इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। सरकार खनन माफियाओं को जिस तरीके से संरक्षण देने का काम कर रही है, इस पत्र के माध्यम से सरकार की पोल खुल गई है। पतंजलि योगपीठ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुल के नए परिसर का भूमि पूजन किया गया। गुरुकुलम के भूमि पूजन के दौरान आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, साध्वी ऋतंभरा समेत कई बड़े साधु संत मौजूद रहे। स्वामी रामदेव ने कहा कि आने वाले समय में पतंजलि गुरुकुलम से शिक्षित युवा देश का नेतृत्व करेंगे। पतंजलि गुरुकुलम देश और दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम गुरुकुल अभी भी संचालित है, लेकिन ये 500 करोड़ की लागत से बनने वाला, वास्तु की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, कैरिकुलम की दृष्टि से, पाठ्यक्रम की दृष्टि से, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गुरुकुलीय परंपरा का यह प्रथम एक आदर्श गुरुकुल होगा। ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज का परिवर्तन किया जा सकता है। नाना प्रकार की कुरीतियाँ, अज्ञान और हमारे अविवेक के कारण ही व्यक्ति में दैन्यता और दुर्बलता रहती है। तो मनुष्य की सारी संभावनाओं को जो जगाता है उसका नाम है ज्ञान। और ये ज्ञान पीठ पर और गुरुकुलम के उद्घाटन पर आकर मैं विधानसभा परिसर के अंदर आंतरिक मांगों के डमरीकरण के लापरवाही और गुणवत्ता में कमी को लेकर उत्तराखंड के सिंचाई और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज सख्त नजर आए। सतपाल महाराज ने गुणवत्ता में कमी को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने प्रमुख अभियंता को जांच के आदेश देते हुए कहा कि उत्तराखंड विधानसभा परिसर के अंदर बने आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए और किए गए निर्माण कार्यों की जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पहाड़ समाचार में खबरें लगातार जारी हैं।